कुमार। आप सबों का स्वागत है बातचीत के इस सेशन में। आज एक ऐसा विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हूं जो एक तरह से कहें तो कोई विषय ही नहीं है, और गंभीरता से सोचें तो इससे बड़ा विषय हो ही नहीं सकता। आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो है टेलीविजन मीडिया के स्तर पर और कितनी गिरेगी मीडिया। टेलीविजन मीडिया अपने स्तर पर, जिस स्तर पर खड़ी है, वह उसे और कितना गिरते हुए हम देखेंगे। ये आज का मुख्य विषय है। राकेश यादव जी नमस्कार कर रहे हैं, मैं उनका नमस्कार स्वीकार करता हूं। इस प्लेटफॉर्म पर आप सब भी अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए जो एक न्यूज पेग होता है, मीडिया की भाषा है मित्रों न्यूज पेग। अगर इस शब्द को मैं थोड़ा समझाऊं तो जैसे गांव में एक खूंटा गाड़ देते हैं और उसमें रस्सी बांध करके हम पशु को जोड़ देते हैं, और गाय बैल भैंस वो उस खूंटे के इर्द गिर्द घूमती रहती है या घूमता रहता है। तो वो जो खूंटा है उसको हम पेग बोलते हैं। यानी न्यूज पेग वो हुआ जिस खबर के इर्द गिर्द हम चारों ओर घूमते हैं, वो न्यूज पेग हो गया। तो कोई भी खबर जब हम जिस पर चर्चा करते हैं तो उसका कोई ना कोई एक न्यूज पेग होता है। जैसे आज हम अगर मीडिया के स्तर पर बात करने के लिए बैठे हैं तो इसका न्यूज पेग जो है कल की वो घटना है जो रिपब्लिक भारत टेलीविजन चैनल पर एक प्रख्यात, विख्यात और लगातार टेलीविजन स्क्रीन से चर्चित, उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति कर्नल जनरल जीडी बख्शी, कर्नल जीडी बख्शी ने लाइव शो के दौरान एक माननीय पैनलिस्ट दानिश रिजवान जी को मां की गाली दे दी। जी हां, मां की गाली दे दी उन्होंने। और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। टेलीविजन के इतिहास में, न्यूज चैनल के इतिहास में इस तरीके से डिबेट जिस जगह पर हो रही हो, जहां पर कि चर्चा का मतलब होता है कि हम बातचीत से कोई ऐसा संदेश दें कि समाज लाभान्वित हो, देश लाभान्वित हो। एक ऐसा व्यक्ति जिसका अतीत सेना की पृष्ठभूमि वाला है, जिनका अतीत आदरणीय है, जिस सेना को हम हर दिन सलाम करते हैं, जिस सेना का हम अभिवादन करते हैं, जिस सेना के नाम पर देश में राजनीति होती है कि आप अभिवादन नहीं करते हो कि अभिवादन करते हो, जिस पर बहस होती है कि सेना बड़ा है कि राजनीति बड़ी है, उस सेना का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति टीवी चैनल पर मां की गाली दे रहा है। मां की गाली का मतलब समझते हैं? मतलब होता है एक स्त्री के सम्मान को नकार देना, स्त्री के अस्तित्व को नकार देना, और ये कहीं से भी एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं इसी चैनल में, यह घटना कल की है, कल शाम 6 बजे के शो में मैं भी इस चैनल पर इस शो में आता जाता हूं। मैं भी जीडी बख्शी साहब के साथ अनगिनत बार डिबेट कर चुका हूं, और कल भी मैं 7 बजे के शो में अर्नब गोस्वामी जी के साथ मौजूद था रिपब्लिक भारत टेलीविजन चैनल पर। यानी 1 घंटे से आप कहें तो मैं बाल बाल बच गया। मैं सोच रहा, मैं होता तो मेरी प्रतिक्रिया क्या होती, मालूम नहीं। हो सकता है दानिश रिजवान जी की जो प्रतिक्रिया रही वैसी ही होकर रह जाती। हो सकता है मैं भी कुछ उत्तेजना में कर बैठता, मुझे नहीं मालूम मैं क्या करता। लेकिन ये प्रतिक्रिया जो आई पूरे देश को चौंका रही है।
मीडिया के स्तर को बता रही है कि किस जगह ये प्रतिक्रिया चली गई है। मैं इस बात को थोड़ी इसलिए भी चर्चा विस्तार से करना चाहता हूं क्योंकि ये एक न्यूज़ पे खड़ा हुआ है, एक बहाना मिला है हमें इस पर बात करने का। अदरवाइज इस पर हम बात आम तौर पर नहीं करते, देश ऐसी बातों से बचता रहता है। कुछ और प्रतिक्रियाएं हैं। शेख सलीम साहब नमस्कार कर रहे हैं और आईबीसी फास्ट नमस्कार, बहुत ही बढ़िया विषय है, उन्होंने सराहा है इस विषय को। तो मैं अपने अनुभवों से मैं इस विषय पर बात कर रहा हूं। देखिए, मैं खुद भी टेलीविजन चैनल में 24-25 साल का अनुभव लेकर बैठा हूं। प्रिंट की जो पत्रकारिता है उससे लेकर टेलीविजन की पत्रकारिता तक का अनुभव मेरे पास है। 2003 से लेकर 2016 तक मैंने टेलीविजन की पत्रकारिता की, उससे पहले प्रिंट की पत्रकारिता की और उसके बाद भी वेबसाइट जर्नलिज्म, फ्रीलांसिंग जर्नलिज्म और अब तो मैं जर्नलिज्म का टीचर हूं और मैं पढ़ाता हूं, पत्रकार अब को मैं बनाता हूं। तो ये सारे अनुभव के साथ अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये पत्रकारिता का एक ऐसा स्तर है जिसके ऊपर हमें सोचना पड़ेगा कि इसके आगे और कितना गिरेंगे हम। इसलिए ये इस पूरी चर्चा का मैं खुद भी भागीदार हूं और मैं ये कहना चाहता हूं, उदाहरण के लिए कल 6 बजे की चर्चा के बाद शाम 7 बजे की चर्चा में उसी चैनल पर मैं शरीक हुआ और उस चैनल में भी मैंने स्वयं जो भाषा अपने लिए महसूस की, सुनी, उसके बाद कई लोगों के हमारे पास फोन आए, कई लोगों ने हमारे फेसबुक पर भी रिएक्ट किया और ये सवाल उठाया कि आप जाते क्यों हैं इन चैनल्स पर, आप क्यों जाते हैं इन चैनल्स पर? क्या गाली सुनने के लिए जाते हैं? क्या आपको इस गाली सुनने के पैसे मिलते हैं? क्या आप पैसे लेते हैं इसीलिए जाते हैं? ये तमाम सवाल जो है हमसे पूछे जा रहे हैं कि हम ऐसे चैनल्स पर क्यों जाते हैं कि मुझे गालियां सुननी पड़ती। कल के डिबेट में अर्नब जी ने बार बार मुझे कहा कि चीन के चाटुकार हो, चीन के चमचे हो, तमाम तरह की इस तरह की भाषा कही जो कहीं से भी शोभनीय नहीं है। मैं पलटकर उनको भी कुछ कह सकता था लेकिन मैंने इससे बचने की कोशिश की। अब इसी से जुड़ी बात है, कुछ समय पहले इसी 7 बजे के शो में गौरव आर्या जी हमारे साथ डिबेट में थे और आप भी जानते हैं कि गौरव आर्या जी, मेजर गौरव आर्या, रिटायर्ड, अक्सर टेलीविजन चैनल में रहते हैं। उन्होंने उस दिन डिबेट में मेरे साथ लगातार बदतमीजी की। मगर ये टेलीविजन अभी जो कोरोना काल में चल रहा है उसमें एक बात क्या है कि हम एक साथ बैठकर डिबेट नहीं कर रहे होते। मैं अपने घर में बैठा हुआ होता हूं और दूसरे लोग अपने अपने घरों में होते हैं या फिर एक दो एंकर या इनके अलावा कोई एक व्यक्ति उनके साथ होता है। तो आमने सामने का इंटरेक्शन नहीं होता है और आवाज आने में और स्क्रीन पर जाने में करीब 30 सेकेंड्स का फर्क हो जाता है। तो इस वजह से वो टाइमिंग मैच नहीं हो पाती। दूसरी बात यह है कि जब मेरे बोलने की बारी आती है तब मैं बोल रहा होता हूं, मेरा पूरा फोकस बोलने पर होता है, तो बगल में कौन क्या बोल रहा होता है उस पर ध्यान नहीं जाता। ये मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। तो उस दिन जब डिबेट हुई थी, कल से पहले वाली डिबेट की मैं चर्चा कर रहा हूं जिसमें ये गौरव आर्या जी ने, उन्होंने मेरे लिए एक से बढ़कर एक अपशब्द कहे और मैं पूरे डिबेट के दौरान उसको समझ नहीं पाया। जब मैं डिबेट से उठा तो मैंने कहा कि अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ डिबेट मैंने आज दी है, अपने लोगों से चर्चा की। और जब मैं दूसरे लोग जब हमसे काउंटर क्वेश्चन कर रहे थे मैं उनको समझ नहीं पा रहा था। तो जब मेरी खुशी वो देख रहे थे कि बहुत अच्छी डिबेट इन्होंने दी है, बता रहे हैं, तो हम क्यों बोले इनको बीच में, लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया को रोक लिया। जब मैं उसी चीज को रात में दोबारा देखा
कुछ प्रतिक्रियाएं लिखित रूप में आने के बाद तो मेरे कान खड़े हो गए। मैंने जितनी भी बातें कही थी सबके सब अंडर प्ले कर दिए गए, उसकी आवाज दबा दी गई थी और उन्होंने जितनी गालियां हमारे लिए दी थी वो पूरे पूरे पूरी आवाज में वो दी गई थी। फुल वॉइस था, फेड अप कर दिया गया था, हमारा फेड डाउन कर दिया गया था, ये वॉल्यूम के टर्म्स में बोले तो उसके बाद मुझे लगा उसमें मुझे उन्होंने क्या क्या नहीं कहा कि ये खाना बनाने वाला खनसामा, चप्पल चोर, देशद्रोही, इनके मुंह से बदबू आती है जब ये शहादत का नाम लेते हैं, घिन आती है, क्या क्या नहीं कहा उन्होंने मेरे लिए। उसके बाद मैं इतना खिन्न हो गया, मेरे मन में ये सवाल आया कि मैं अब आगे से वाकई इसमें नहीं जाऊं, मुझे नहीं जाना चाहिए। फिर हमारा एक दूसरा मन बोल रहा था कि नहीं, एक बार जाओ और कम से कम वैसे को उस तरीके से समझा करके निकलो। लेकिन फिर भी हर चीज की एक गरिमा होती है। कल वही दिन था जब 7 बजे के चैनल में गौरव आर्या भी थे, अर्नब गोस्वामी जी भी थे। मेरे पास अवसर था कि मैं बदले में कुछ उनको बोलूं और ठीक पिछले वाले शो में जीडी बख्शी जी ने जो काम किया था उसकी मैं चर्चा कर चुका। तो हमारा भी पारा चढ़ा हुआ था, इसमें कोई दो मत नहीं है। जब उन्होंने, अर्नब जी ने कहा कि आप गौरव आर्या से डिबेट कीजिए, तो मुझे पता था कि मैं जो भी बोलूंगा उसकी मेरी आवाज तो जानी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने स्ट्रैटेजिकली सोचा कि 2-3 बात तो ऐसी बोलूं ही ताकि वो बात कम से कम किसी न किसी के जेहन में जाए और एक आध कुछ सेकंड्स भी अगर सामने आ जाएगा तो वो बात चली जाएगी। और मैंने खुलकर कहा कि तुम गौरव आर्या नहीं हो, तुम इस देश के कलंक आर्या हो। ये कलंक आर्या इसलिए नहीं कि प्रेम कुमार को गाली देते, इसलिए हो क्योंकि तुम्हारी सर्विस तो सिर्फ 5 साल की है। तुम्हें सरहद पर जब ड्यूटी देनी चाहिए, देश की सेवा करनी चाहिए, तो तुम यहां बैठ करके चैनल में लड़ाई लड़ रहे हो और फर्जी युद्ध कर रहे हो। तुम इसलिए कलंकारिया हो क्योंकि तुमने अपने से 35 साल सीनियर जो रिटायर्ड वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके नाम पर ट्वीट्स में भद्दी भद्दी गालियां लिखते हो। जो पूर्व सैनिक अपने सीनियर सैनिक अफसर का अपमान करता हो, उनके लिए गालियां लिखता हो, वो देश के लिए कलंक आर्या ही हो सकता है। ये सारी बातें मैंने कही, लेकिन वो उभर कर सामने नहीं आई, लेकिन कई बार वो कलंक आर्या आया, देश के नाम पर कलंक आया। कई लोगों ने मुझे फोन कर कहा कि आप इतने आज गुस्से में थे, तो उसकी पृष्ठभूमि यही थी। लेकिन मैं खुद भी इस बात को एप्रिसिएट नहीं करता कि इस तरीके से डिबेट होनी चाहिए, मगर अब मैं ये सोचने को विवश हूं कि ऐसे डिबेट से में क्या जाना जरूरी है, क्यों जाना चाहिए, ये अब सोचने को विवश हूं और मैं इस पर कोई ना कोई डिसीजन लूंगा। मैं इस चर्चा के दौरान कोई ऐलान करना नहीं चाहता, लेकिन जिस विषय पर मैं चर्चा कर रहा हूं ये एक घटना एक चैनल की बात नहीं, इसको थोड़ा विस्तार दीजिए। ये तमाम चैनल्स में इसी तरह की घटनाएं हो रही हैं और ये घटनाएं क्यों हो रही हैं इस पर भी सोचने समझने की जरूरत है। मूल बात यह है कि सच को दबाया जा रहा है। जब सच को दबाया जाएगा तो वो स्ट्रेसफुल्ली दबाया जाएगा, वो जोर जबरदस्ती करके दबाया जाएगा, वो झूठ के आवरण से उसको दबाया जाएगा और यही किया जाता है। आप देखेंगे तमाम चैनलों पर ये वर्दीधारी लोग, सेना की पृष्ठभूमि से आए हुए लोग बिठा दिए जाते हैं, कर्नल, ब्रिगेडियर, फलान ढिमका, सब रिटायर्ड, और सब वही 10-12 जो चेहरे हैं वही लोग घुमा फिरा के टेलीविजन पे बैठते।
क्या इस देश में और वर्दीधारी नहीं है? क्या इस देश में और रक्षा विशेषज्ञ नहीं है? लेकिन ये 10-12 लोग ही टेलीविजन पर छाए रहते हैं और इनका काम होता है कि पूरी इस तरह की छवि पेश करना कि वही सेना है, वही हिंदुस्तान की सेना है। लेकिन वास्तव में ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सेना है। ये किस देश की सेना नहीं है। ये रिटायर्ड और बरगलाए हुए लोग, किसी न किसी के बहकावे में आए हुए लोग टेलीविजन चैनल पर बिठा करके उनको उनका जो दुरुपयोग हो रहा है सेना का, ये सबसे बड़ा अपमान है। आप दूसरे एंगल से भी सोचिए कि सेना के बारे में क्या सही है, क्या गलत है, सेना की रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या उसने अतीत में गलती की है, क्या उससे अतीत से सीखना है। ये सारी बातें अनुभव, जिनके पास अनुभव है सेना का, उस अनुभव को क्या टेलीविजन पर बताया जाना चाहिए? क्या ये टेलीविजन पर रणनीति बताने की जगह है या होनी चाहिए? ये लोग होते कौन हैं? हिंदुस्तान की सेना की रणनीति को टेलीविजन चैनल पर रखने वाले। इनको अधिकार किसने दिया कि आप रिटायर हो गए तो आप अंदर की बात, अपने अनुभवों को उठा करके आप टेलीविजन चैनल पर रखिए? क्या ये देश के साथ धोखा नहीं है? क्या इससे देश को फायदा होगा? अनूप वर्मा जी की प्रतिक्रिया आ रही है। वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। मैं आपके समर्थन के लिए आभार प्रकट करता हूं और मैं ये जो बात रख रहा हूं, ये हमारी पीड़ा है, लेकिन हमारे साथ साथ पूरे देश की पीड़ा है। पूरे देश की पीड़ा है कि इस टीवी चैनल्स पर, स्क्रीन पर कैसे लोगों का कब्जा हो गया है, जो अपनी मां को मां नहीं समझते, बहन को बहन नहीं समझते, स्त्री को स्त्री मानने के लिए तैयार नहीं है और सेना की वर्दी पहन करके स्त्री का अपमान करते हैं। क्या ऐसे लोगों का टेलीविजन चैनल पर कब्जा होना चाहिए? चाहे वो आर्या हो, ये कलंक आर्या हो, चाहे वो ये जीडी बक्सी हो। ये लोग आदर पाने के लायक नहीं है। जो स्त्री का सम्मान नहीं कर सकते वो किसी का सम्मान नहीं कर सकते और किसी से सम्मान पाने के अधिकारी भी नहीं है। ये मैं साफ तौर पर कह देना चाहता हूं। और इसको जो मंडली बना करके जिस तरीके से उपयोग किया जा रहा है न्यूज चैनल्स का, एक सत्ताधारी पार्टी के लिए, एक सत्ता को बचाने के लिए, सरकार की कमियों की पर्देदारी करने के लिए, ये बहुत ही निंदनीय काम हो रहा है। ये पत्रकारिता के स्तर को इतना इतना नीचे गिरा दिया जाएगा, किसी ने ऐसा नहीं सोचा था। अरे पत्रकारिता का जन्म ही इस देश में व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने से हुआ है। दुनिया में कहीं भी पत्रकारिता इसी रूप में पैदा हुई है और जिस देश में पत्रकारिता को दबाया गया है वह देश तानाशाही की ओर गया है। वह देश तानाशाही की ओर गया है। चाहे आप कम्युनिज्म को ले लीजिए, चाहे आप किसी और तानाशाही का उदाहरण ले लीजिए, लेकिन अगर आप पत्रकारिता को दबाएंगे तो देश तानाशाही की ओर जाएगा। पत्रकारिता तो आईना है। ये जितना लोकतांत्रिक होगा, जितना मुखर होगा, सत्ता के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ जितना ज्यादा बोलेगी पत्रकारिता, उतनी ज्यादा लोकतंत्र मजबूत होगी। पत्रकारिता में अपनी कमियां हो सकती हैं, बहुत सारी कमियां होती हैं और कमियां हैं तभी तो ये पत्रकारिता इस स्तर पर आई। लेकिन पत्रकारिता स्वभाव में, अपने आप में, जिस वजह से, जिन परिस्थितियों में पैदा हुई है, वो पत्रकारिता, वो पवित्र उद्देश्य है, वो व्यवस्था को आईना दिखाना, व्यवस्था के खिलाफ बोलना, यही पत्रकारिता का धर्म है। आप अतीत में जाइए, हमारे स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास पत्रकारिता के इतिहास से अलग नहीं है। पत्रकारिता बढ़ी है, स्वाधीनता आंदोलन बढ़ा है। देश का कौन ऐसा राजनेता हिंदुस्तान में स्वतंत्रता के आंदोलन में हुए जिन्होंने पत्रकारिता को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाया, जिन्होंने पत्रकारिता को स्वतंत्रता आंदोलन में हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया? महात्मा गांधी को जानते हैं आप, उन्होंने एक से बढ़कर एक अखबार से वो जुड़े रहे, हरिजन नामक पत्रिका निकालते रहे। आप किसी भी आप स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए नेता को ले लीजिए, कोई भी नाम चुन लीजिए, राजा राम मोहन राय के बाद से जो शुरू हुआ, उसके बाद सब ने अखबारों के प्रकाशन किए, उस अखबारों के जरिए जनता तक पहुंचे।
चाहे वो दक्षिण की धारा हो, चाहे वो वाम की धारा हो, चाहे वो कांग्रेस की धारा हो। पत्रकारिता के इर्द गिर्द ही तो राष्ट्रीय आंदोलन हमारा पनपा, पला, बढ़ा। और आजादी के बाद भी जितने भी आंदोलन हुए हैं उसमें पत्रकारिता की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और ताजा आंदोलन आप भूल सकते हैं क्या? अन्ना आंदोलन को क्या आप भूल सकते हैं? क्या पत्रकारिता के बगैर वो आंदोलन संभव था? क्या पत्रकारिता ने अगर उस आंदोलन का साथ नहीं दिया होता तो वो भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्रव्यापी मुहिम जो चली, जो कि बाद में किडनैप हो गई, एक राजनीतिक दल में बदल गई, बाद में ये पता चला कि कांग्रेस के खिलाफ वो साजिश थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कम, नारा तो भ्रष्टाचार के खिलाफ रहा, लेकिन वो वास्तव में कांग्रेस को सत्ता से उतारने का एक आंदोलन बनकर रहे। लेकिन जहां तक आंदोलन की बात है, उस आंदोलन को खड़ा करने में, बढ़ाने में आज मीडिया की भूमिका को आप भुला नहीं सकते। वो तो हाल की बात है। इससे पहले चाहे जेपी का आंदोलन रहा हो, चाहे इमरजेंसी के दौरान आंदोलन रहा हो, चाहे हिंदुस्तान के ट्रेड यूनियन इतिहास को पलट कर देख लीजिए, पत्रकारिता हमेशा हर आंदोलन के मूल में रही है। क्यों? क्योंकि पत्रकारिता का स्वभाव होता है व्यवस्था के खिलाफ आवाज। अब इस स्वभाव को बदलने की कोशिश की जा रही। मां बहन की गाली, अरे ये कौन सी पत्रकारिता है? क्या कर रहे हो अर्नब गोस्वामी? क्या कर रहे हो अर्नब गोस्वामी? अब तो हमें तुम्हारे साथ बैठ करके डिबेट करने में भी शर्म आएगी, शर्म आएगी, ये मैं कहना चाहता हूं। तुम्हारे प्लेटफॉर्म से मां बहन की गाली निकलेगी। स्त्रियों के लिए ऐसा ऐसा आप अपमान के का प्लेटफॉर्म आपने बना दिया। और ये एक दिन की बात नहीं, ये पैदा करते करते ये माहौल इस चरम पर पहुंचा है। जब आप पाकिस्तानियों को बिठाकर सरहद की सीमा के उस पार, सरहद के उस पार पाकिस्तानी पत्रकार या पाकिस्तानी नागरिक, उनको आप डिबेट में बतौर मेहमान बुलाते हैं और आप यहां से भी दो चार को खड़े करते हैं, और वहां पर जब आप गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो यहां हिंदुस्तान की जनता, जो कि बहुत ज्यादा समझदार नहीं है या टेलीविजन से अपेक्षा रखती है कि उससे वो समझदार होगी, या टेलीविजन को आदर्श मानती है कि इसमें जो दिखाया जा रहा है वो सही ही होगा, वैसी जनता उस पर तालियां जरूर पीटती हैं, लेकिन उसका स्वभाव भी आप खराब कर रहे होते हैं। इसी जनता का एक बड़ा हिस्सा उसमें गुस्सा भी आ रहा होता है कि ये टेलीविजन चैनल पर हम क्या देख रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में बैठा हुआ नागरिक हमारे सैनिकों को, हमारे सेना अध्यक्ष को, हमारे प्रधानमंत्री को, हिंदुस्तान को गंदी गंदी गालियां जवाब में देता है, तो क्या वो खुश होने की बात होती है? क्या इस किसी टेलीविजन चैनल को, किसी न्यूज चैनल को इस बात का अधिकार दिया जाना चाहिए कि पाकिस्तान के मेहमानों को बिठाकर उससे भारत माता को गाली दिलवाए, उससे भारत के प्रधानमंत्री को गाली दिलवाए, उससे हिंदुस्तान की सेना को गाली दिलवाए? लेकिन यह खुलेआम हो रहा है और किसी ने आवाज नहीं उठाई, और उसी का नतीजा है कि आज अपने भी पैनलिस्ट को हमारे ही वही चुनिंदा लोग जो गालियों के का आदान प्रदान कर रहे थे, अब हिंदुस्तान में अपने भी पैनलिस्ट को गालियां देने लगे। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा। आपकी टीआरपी आ जाती होगी इस लड़ाई झगड़े से, लेकिन ये टीआरपी भी ज्यादा दिन रहने वाली नहीं है, क्योंकि जनता एक बार त्याग कर देगी तो अर्नब गोस्वामी समझ लीजिए, फिर आपकी टीआरपी फिर नहीं उठने वाली है। ये लड़ाई झगड़े और ये गाली चलाने वाला जो फैशन है, डिबेट है, इसको बंद करना पड़ेगा अर्नब गोस्वामी जी। ये न राष्ट्रवाद है, ये न देश प्रेम है, ये न मातृभूमि के प्रति समर्पण या कर्तव्य का कोई प्रतीक है, न ये पत्रकारिता है, न ये इंसानियत है, न ये एक किसी सभ्य इंसान का परिचायक है। इस बात को अर्नब गोस्वामी जी को समझना पड़ेगा। और अगर नहीं समझते हैं तो इंतजार कीजिए, वो दिन दूर नहीं जब जनता आपको आपकी ही भाषा में जवाब देगी। जनता आपको आपकी ही भाषा में जवाब देगी, क्योंकि जनता इस अब स्त्री का सम्मान इस देश में न कभी सहा गया है, न कभी सहा जाएगा। ये बात समझ लेनी चाहिए। मैं कुछ
और प्रतिक्रियाएं आई हैं, मैं उस प्रतिक्रिया को देखता हूं। राकेश यादव जी कह रहे हैं, सैनिक को मीडिया मां आका बकवास नहीं करनी चाहिए, सैनिक का सम्मान घातक है। मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। और जो मीडिया में आए उसकी पेंशन रोक देनी चाहिए। ये उनका कुछ सुझाव है कि जो इस तरह की बकवास करते हैं, जो मीडिया में आए बकवास करने के लिए, उस पर रोक लगाने के लिए एक तरीका अपनाया जाना चाहिए। ऐसे पूर्व सैनिकों को जो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर आकर के बकवास करते हैं, उनको उनकी पेंशन रोक दी जानी चाहिए। ये सुझाव दे रहे हैं राकेश यादव जी। एक तरीका हो सकता है, लेकिन पहले एक गाइडलाइन तो आए, तब तो उसके उल्लंघन पर पनिश करेंगे। अभी हम किस बात पर पनिश करेंगे? तो दूसरी प्रतिक्रिया है आईबीसी फास्ट की, बहुत ही स्पष्ट और साफ संदेश, काश आपकी आवाज कोने कोने तक पहुंचती। ये आईबीसी फास्ट, मैं कहना चाहता हूं, मेरी आवाज आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो बाद में, लेकिन देश के कोने कोने तक जरूर पहुंचेगी। मैं आश्वस्त हूं, मुझे भरोसा है। और एक इंसान जब जो कोई बात सोच लेता है तो वो इस धरती पर होकर रहता है। ये आध्यात्मिक बात मैं कह रहा हूं। मैंने अगर सोच लिया है कि इस ईमानदारी के साथ इस बात को मैं देश के सामने रख रहा हूं, तो ये देश में फैलेगी, ये बात जाएगी लोगों के बीच में, और घर घर जाएगी, हर लोगों तक पहुंचेगी। ये मेरा विश्वास है। आप देखिए, मेरा विश्वास जरूर पूरा होगा कि ये आवाज जाएगी। आम जनता के लिए ये आवाज है, आम जनता के हित में ये आवाज है, ये देश के हित में आवाज है, ये पत्रकारिता के हित में आवाज है, और उन सारी कुरीतियों को खत्म करने के लिए ये आवाज है जो देश को एकजुट रखे, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, सभ्यता के ख्याल से, संस्कृति के ख्याल से, हमारे अपलिफ्टमेंट के लिए ये जरूरी है कि ये आवाज हर स्तर पर हर लोगों तक पहुंचे। ये आवाज हमारी आपकी आवाज है। जुबान मैं जरूर दे रहा हूं, लेकिन ये जुबान और भी कई जगह से उठ रही हैं। वो उनको भी प्लेटफॉर्म्स नहीं मिल रहे हैं, हमें भी प्लेटफॉर्म्स नहीं मिल रहे हैं। मैं भी प्लेटफॉर्म तलाश रहा हूं, और भी बहुत सारे लोग प्लेटफॉर्म तलाश रहे हैं, ताकि ये आवाज जन जन तक पहुंचे। ये छोटी मोटी बात नहीं है साथियों। और इसके खिलाफ मुझे ताज्जुब है कि कल से लेकर अब तक करीब 30 घंटे होने वाले हैं, किसी राजनीतिक दल ने इस सवाल को क्यों नहीं उठाया? क्यों सोशल मीडिया में हंसी मजाक का विषय बनकर यह रह गया है? इसमें गंभीरता क्यों नहीं है? मुझे याद है कि बहुत पहले मैं दिल्ली की ओर जब आया था, तो जमशेदपुर से मैं निकला। जमशेदपुर शहर में भी पत्रकार था, वहां से मैं निकला, मैं मुरादाबाद पहुंचा, मुरादाबाद से पानीपत पहुंचा, और इस पानीपत से मैं दिल्ली आया, और इस नौकरी को खोजने के चक्कर में पंजाब तक गया और दूसरे इलाकों तक गया। मैंने ये महसूस किया कि जैसे जैसे मैं उत्तर की ओर आ रहा हूं, ये हमारी भाषा में गालियां बढ़ती चली जा रही, गालियां बढ़ती चली जा रही। तो ये मैं अंदर से पीड़ा होती थी कि लोग गाली क्यों देते हैं। गाली देने का मतलब स्त्री का ही तो अपमान करते हैं। तो इसका मौलिक कारण है कि चूंकि हम स्त्रियों का सम्मान करते हैं, इसलिए मेरी स्त्री है, तुम्हारी स्त्री, मेरे घर की स्त्री और तुम्हारे घर की स्त्री में बांट करके जब लोग एक दूसरे का अपमान करते हैं, तो कुल मिलाकर के स्त्री का ही अपमान हो जाता है। और ये नासमझ लोगों की समझ है, कुल मिलाकर के स्त्री का ही अपमान होता है। मुझे याद है, तब मैं दैनिक भास्कर में था, वहां प्रार्थना हुआ करती। मुकेश भूषण जी हमारे संपादक थे। उन्होंने प्रार्थना सभा के समय यह होता था, प्रार्थना से पहले कोई भी व्यक्ति अपने विचार रखता था। मैंने एक दिन यही विचार रखा था कि हम अपने जीवन में यह तय कर लें कि गालियां नहीं देंगे। और हमने ये बताया कि ऐसे सुना वैसे सुना, अपने एक्सपीरियंसेस को साझा किया। तो जब वो प्रार्थना खत्म हुई, वहां बैठा हुआ हर कम से कम 10 से 12 व्यक्ति हमसे अलग अलग मिलकर के अगले 2-3 दिनों में उसने ये बताया कि क्या भाई साहब, आप मेरी उस दिन की बात का बुरा मान गए क्या? मैं आपके सामने में उस दिन गाली दे रहा था। और मुझे ये बात कहते हुए मुझे उनमें से किसी से शिकायत नहीं थी, नहीं, न किसी को टारगेट करके मैं ये बात कह रहा था।
मैंने जो फील किया था उसको बता रहा, लेकिन हर व्यक्ति वहां ये महसूस कर रहा था कि प्रेम कुमार जी ने जो बात कही वो बात तो बहुत सही कही, कहीं मैं उस दिन जो गाली दे रहा था वो तो उन्होंने नहीं सुन ली थी। ये अनुभव है। और मुझे बहुत अफसोस होता है कि सुदर्शन न्यूज टेलीविजन चैनल पर एक वही रिटायर्ड अफसर सिन्हा, पूरा नाम मैं भूल रहा हूं, सारे चैनलों में दिखते हैं, बहुत देशभक्ति की बातें करते हैं। उन्होंने कहा था कि बलात्कार का बदला बलात्कार से लिया जाना चाहिए। यह है सेना के पूर्व अफसर की भाषा। क्या ऐसे लोगों को टेलीविजन चैनल पर बैठ करके सेना का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जाना चाहिए? ऐसे लोगों की जगह टेलीविजन चैनल नहीं, जेल है। जो स्त्री का सम्मान नहीं कर सकता वो टेलीविजन चैनल पर बैठकर जनता को शिक्षा देगा। ये बात आज समझने की है, ये बात हमें सोचने की है। ये मीडिया का स्तर जिस जगह पर पहुंचा है, अगर आज हम नहीं चेतते हैं तो फिर कभी नहीं चेत पाएंगे। आवाज उठाने की जरूरत है। ये आवाज कैसे उठेगी? ये आवाज उठेगी, मौका ढूंढने से नहीं मिलता, मौके बनाने पड़ते हैं, मौके बनाने पड़ते हैं। और इस आवाज को आवाज से आवाज मिला दीजिए। आप मिला दीजिए इस आवाज को, चाहे ट्विटर्स में, सोशल मीडिया में, चाहे जिस तरीके से कैंपेन चला दीजिए कि हम स्त्रियों के नाम पर गालियां बर्दाश्त नहीं करेंगे, टेलीविजन चैनल पर हम गालियां बर्दाश्त नहीं करेंगे और ऐसे लोगों का हम बायकाट करेंगे, चाहे जिस रूप में हो। लेकिन इस गाली के खिलाफ, इस गिरती हुई पत्रकारिता के खिलाफ आवाज उठाना बहुत जरूरी हो गया है। ये मैं आज साफ साफ तौर पर ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मुझे लगता है कि अपनी एक्सपीरियंसेस को बताने के चक्कर में मैंने आपका आधे घंटे से ज्यादा समय ले लिया है, लेकिन मुझे यह भी लगता है कि मैंने अपना संदेश इस बातचीत के सेशन में साफ साफ दे दिया है। और ये वही संदेश है जो आम जनता इस देश की फील कर रही है, जो मेरी जुबान से ऊपर वाले ने आपके सामने व्यक्त कराया है। ये जनता की जुबान है। मुझे यकीन है कि ये बात जन जन तक जरूर पहुंचेगी। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।